इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्यों साउथ एशिया को डिस्कार्ड करना चाहती है? एंड ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में इतना अरसा रहने के बावजूद बांग्लादेश के बारे में फॉरगॉन कंक्लूजन था। ये तो इंडिया की मदद से चूंकि बना है, हमेशा से ये इंडिया का ओब्लाइज रहेगा, इंडिया के लिए ऑफसेटिंग है। इंडिया के लिए साउथ एशिया घर है। आप घर को इग्नोर नहीं करते। जंगें हुई हैं वो घर में हुई हैं। चाइना के साथ 62, 65, 71 में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया वो भी उन्होंने घर में किया। इंडिया कोई सक्सेसफुली साउथ एशियन क्राइसिस को मीट नहीं कर सका, पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन पीसफुल को एग्जिस्टेंस का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। कश्मीर जो है उसको रिजॉल्व न करके एक कंटिन्यूअस वॉर लाइक कंडीशन में इंडिया रह रहा है। हमारा उतना ही क्लेम है इंडिया सिविलाइजेशन के ऊपर जितने ही दिल्ली में बैठे हुए किसी शख्स का क्लेम है। भारत मुख्तलिफ डिवाइडेड है। कह दीजिए बाहर जाके जो यहाँ पे आएगा इन्वेस्टर वो जमा तफरीक करके आएगा। हमारे यहाँ मिलिट्री रिजीम्स रही हैं, हमारा अभी भी सिस्टम हाइब्रिड है। हम हाईवे पे रहते हैं, यहाँ से लोग गुजरते रहते हैं। हमारे बगैर वेस्टर्न साइड साउथ एशिया की प्रोटेक्ट नहीं हो सकती। हमारे इस खित्ते ने इंडिया को मंगोलों से बचाया, इंडिया को सोवियत यूनियन से बचाया। सोवियत यूनियन अगर पाकिस्तान में आ जाता, इंडिया के अंदर उनके कोलैबोरेटर्स थे, अभी भी हैं। जिस दिन हमने अपना अंदर ठीक कर लिया, चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई गड़बड़ है तो हमारे अंदर है। अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे आपकी बम्बे में कंपनी हो या आपकी कराची गवादर में कंपनी हो, डैमेज जरूर होगी। जो भी कॉलोनीज आज़ाद हुई, इंडिया यूनिक है। इंडिया के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेबल हैं, वो उसके लिए एसेट है। अब इंडिया ये आर्ग्यू करता है तो मेरे ख्याल में उसमें एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है। पाकिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी है और इसी पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। अमेरिकी भी हमारे इसी पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, चीनी भी इसी पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब अफजल साहब और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है कन्वर्सेशन है कि जी इंडियन एक ऑथर हैं, राइटर हैं, प्रोफेसर हैं हैप्पीमोन जैकब। उन्होंने एक दो आर्टिकल लिखे द एंड ऑफ साउथ एशिया के ऊपर और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान में किसको ढूंढूं जिसकी इंडिया के ऊपर ग्रिप हो। तो इससे बेहतर मेरे पास कोई स्कॉलर और ऑथर नहीं थे, प्रोफेसर साहब नहीं थे। प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब अफजल, इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बुक लिखी है, भारतीय जनता पार्टी एंड द इंडियन मुस्लिम्स, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की हुई है। सो ही इज़ एन अथॉरिटी। हमने भी इन्हीं से पढ़ा हुआ है। इंडिया जो है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में क्लास है और सारे जो पाकिस्तान में जो समझ लें कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट हैं जो कायदे आज़म से पढ़े हैं, वो अदरवाइज़ जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और बाकी भी ब्यूरोक्रेसीज़ के अंदर वो डॉक्टर साहब के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और वो भी रमज़ान में। डॉक्टर साहब, ये जो आर्टिकल है एंड ऑफ साउथ एशिया आपको मैंने भेजा, आपने पढ़ा, ये इन्होंने आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल पिछले साल लिखा। मैं थोड़ा सा मजीद अलर्ट हुआ कि इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्यों ऐसा सोच रही है। इन्होंने एक और आर्टिकल इंडियाज वर्ल्ड में लिखा कि जी इंडियाज पाथ टू बीइंग अ ग्लोबल पावर इज नॉट थ्रू साउथ एशिया। तो बेसिकली ये इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्यों साउथ एशिया को डिस्कार्ड करना चाहती है या क्यों डिस्कार्ड कर रही है या कोशिश कर रही है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस अजम्पशन द एंड ऑफ साउथ एशिया सर? एक तो मेरे ख्याल में एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है सर। मेरे ख्याल में जो पहला है कि साउथ एशिया में इतना अरसा रहने के बावजूद साउथ एशिया को सबजुगेट नहीं किया जा सका। ठीक है ना। और ख़ास तौर पे इस वक्त में उनके लिए मसाइल काफ़ी ज़्यादा हुए। आपने देखा पहले मालदीव का इशू हुआ, फिर जो है श्रीलंका में गड़बड़ हुई, नेपाल ने बहुत टफ टाइम दिया कि उन्होंने यहाँ तक कि बाकायदा पॉलिटिकल मैप जो है अपना उसमें इंडियन टेरिटरी को शामिल किया जिसको वो क्लेम करते हैं कि उनकी है। इसी तरह से बांग्लादेश में जो इस वक्त तब्दीली आई, मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट है इस रेफरेंस से वो बांग्लादेश है। कि बांग्लादेश के बारे में फॉरगॉन कंक्लूजन था, हो गया था कि ये तो इंडिया की मदद से चूँकि बना है और हमेशा से ये इंडिया का ओब्लाइज रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो चेंज आई है ये और उसमें जिस किस्म का रेटरिक है जो चेंज लाए हैं वो थोड़ा सा इंडिया के लिए ऑफसेटिंग है। तो पाकिस्तान के रेफरेंस से उन्हें बहुत पहले से था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की हेजमनी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो हमेशा से हमें थोड़ा सा
उसे क्या कहते हैं, अंडरमाइन करने के लिए कहते थे कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक्चुअली चाइना के साथ हैं. सो नाउ दे आर हैविंग ऑलमोस्ट वो जो एक वक्त में सिर्फ इमेजिनरी बातें थी टू फ्रंट वाली, तो अब टू फ्रंट एक्टिवली दे आर देयर. उनको एक तरफ से चाइना का कंपटीशन है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का कंपटीशन है, और साथ जो साउथ एशिया के अंदर जो है वो उनकी जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो रही है. तो आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ जो हैं इस पे ज़ाया ना करें, कि इस साउथ एशिया के ऊपर आप अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करें, बल्कि यहाँ से आगे निकल जाएं. आप एक मैरीटाइम रास्ते के ज़रिए से एशिया पैसिफिक और बाकी जगहों पे जाएं. मेरे ख्याल में 2 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, जिसमें वो काफ़ी इन्वेस्ट किया उन्होंने, जिसमें जो इंडो पैसिफिक है, हम जिसको एशिया पैसिफिक कहते हैं जी, ठीक है ना, उसके अंदर उसको अमेरिका की तरफ से क्वाड और दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर वो शामिल है. दूसरा मिडिल ईस्ट में वो अपने लिए रास्ता बना रहा था, जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो है, उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है कि इज़राइल और फ़लस्तीन वाला जो मसला हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड का जो जिसे आप कहेंगे कोलैप्स हुआ है फ़लस्तीनियन इशू के बाद, उसके बाद इज़राइली पोर्ट जो है मेरे ख़्याल में अब वो इतनी रेलेवेंट नहीं रही. स्ट्रेटजिकली वो भी थोड़ी सी हुई है. तो ये सारे इश्यूज मिल के जो है किसी इंडिया को वो समझ ये रहे हैं कि इंडिया शैकल्स में है ना, वो किसी तरह से ये शैकल्स तोड़ के जो है वो बाहर निकल जाए. और ये जो पुरानी कैटेगरीज हैं, कॉलोनियल कैटेगरीज, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ एशिया जो है ये हमारी कैटेगरी नहीं है, ये हमने कॉलोनियल पीरियड में बनाई, यूरोप ने बनाई, इसीलिए हमें साउथ कहा गया ना, वरना हम दुनिया अगर हम बनाते तो हम दुनिया का सेंटर खुद होते. तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कि क्या इंडिया इससे निकल सकता है, मेरा इम्प्रेशन ये है कि थोड़ा सा जो है जिसे आप कहें कि ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच किया गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, कि इंडिया इग्नोर कर दे साउथ एशिया को. देखिए, इंडिया के लिए साउथ एशिया घर है, आप घर को इग्नोर नहीं करते, ठीक है ना. और घर जो जंगें हुई हैं वो घर में हुई हैं. चाइना के साथ 62 घर में हुआ है, 65 घर में हुआ है, 71 में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है वो भी उन्होंने घर में किया है, ठीक है ना. तो आप घर छोड़ के तो नहीं जा सकते, ये तो पहला है कि अगर आप छोड़ के चले भी जाएंगे तो कोई पता नहीं कि कल को यहाँ पे कोई अपना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हुआ हो. सार्क की नाकामी की जो एक वजह है जी, वो ये है कि इंडिया समझता है कि ये छोटे छोटे जो साउथ एशिया की पैराफ्री है, जिसको रिपीटेडली पैराफ्री वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में पैराफ्री का लफ्ज़ अगर थ्रेटिकली देखा जाए तो पाकिस्तान इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, इवन बांग्लादेश इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, नेपाल भी उस तरीके से डिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है इंडिया की. तो पैराफ्री का वर्ड भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऑड है यहाँ पे. ये अमेरिकन जार्गन को इस्तेमाल करने की वजह से है, जो कि इंडिया में एक थोड़ा सा बॉलीवुड की वजह से एक टेंडेंसी है अपने आप को अमेरिका समझने वाली साउथ एशिया का. तो उस वजह से मेरे ख्याल में ये टेरिटरी इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर देते हैं वो. लेकिन इशू ये है कि अगर ये छोड़ के चले जाएं, इग्नोर कर दें साउथ एशिया को, तो कल को यहाँ के कोई सीरियस क्राइसिस हो सकता है, ठीक है ना. इंडिया कोई सक्सेसफुली साउथ एशियन क्राइसिस को मीट नहीं कर सका. आप देख लिए श्रीलंका में इंडिया कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, अब उसको वहाँ से वापस आना पड़ा और काफ़ी ह्यूमिलिएट होके आना पड़ा. 71 फाइन, उसमें हमारी भी कमज़ोरियाँ थी, लेकिन 71 ने एक चीज़ जो है ना इंडिया के लिए परमानेंट कर दी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस अब पॉसिबल नहीं है. पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को तोड़ दिया फाइन, लेकिन पीसफुल को एग्जिस्टेंस का ख्वाब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया,
क्योंकि पाकिस्तान अब कभी भी इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, और पाकिस्तान अपने इंतज़ार में रहेगा। इट्स अ वेरी सिंपल, हम कहें ना कहें, हमें जब भी मौका मिलेगा हम अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी कोशिश करेंगे, ठीक है। कश्मीर जो है उसको रिजॉल्व ना करके एक कंटिन्यूस जो है ना वॉर लाइक कंडीशन में इंडिया रह रहा है। तो इन सारे इन्वायरमेंट के अंदर आप इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया इसको इग्नोर कर दे, जब उसका मेजर जो डिफेंस का बग़ैर कहे फोकस जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है ना, और उसके बाद चाइना है। मेजर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है कंस्ट्रक्शन में, जो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन है, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, इस वक्त इंडिया जो है वो चाइना बॉर्डर पे कर रहा है। तो ये सारा छोड़ के इंडिया कैसे आगे जा सकता है? तो इसलिए एक मेरे ख्याल में जो पॉइंट है कि इंडिया इग्नोर करके आगे जाए, ये नहीं कर सकता। तो इसलिए जो साउथ एशिया एज अ कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में अगर सार्क के रेफरेंस से कहें तो साउथ एशिया ख़त्म है, क्योंकि सार्क को उन्होंने बिल्कुल डेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। लेकिन अगर साउथ एशिया एज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के तौर पे कहें, जिसके आपस में इंटरेक्शंस हैं और जिसके अंदर जो है सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मेरे ख्याल में वो ख़त्म नहीं है। वो वेरी मच अलाइव है। वो इंडिया के लिए भी अलाइव है, हमारे लिए भी अलाइव है, और वो उसको इग्नोर करना मसला है। दूसरा इशू जो है ये समझना कि इंडिया इसके बावजूद ग्लोबल रोल प्ले नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में उन्होंने खुद रिकग्नाइज किया है कि इंडिया हमेशा से ग्लोबल रोल प्ले करता रहा। देखिए, उसने अफ्रो एशिया को लीड किया है, उसने नॉन अलाइनमेंट को लीड किया है, और इंडिया ने, अगर हम ये कहें कि जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस है उसमें इंडिया का बड़ा, ख़ास तौर पे अफ्रीका के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। तो जो नॉन स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं इंडिया में, उसका रोल, इंडिया का रोल हमेशा से बहुत अच्छा रहा है इसमें, और इंडिया को उसमें वो जो रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट है और जो रिक्वायर्ड रिकग्निशन है वो सब में मिली है। अगर आप इवन मार्टिन लूथर किंग की अमेरिका के अंदर कैंपेन देखें तो गांधी कैप उस वक्त भी लोग पहनते थे। अमेरिकी ब्लैक्स जो हैं वो काफ़ी सारे गांधी कैप पहनते थे। तो गांधी साहब हों, नेहरू साहब हों, इनका इन्फ्लुएंस एज लीडर्स जो हैं दुनिया में रिकग्नाइज किया गया है। अब उसके अंदर एक चीज़ एडिशन में आ रही है, ऐड हो रही है, और वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर है। तो वो प्ले करेगी, उसको आप जो है किसी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम ये कहें कि साउथ एशिया के साथ इंडिया जो है एक ग्लोबल रोल भी प्ले करेगा, तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में इंडिया जो है एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर उसको स्ट्रेटेजिक टर्म्स में लिया तो फिर मेरे ख्याल में इंडिया के लिए मसाइल होंगे। डॉक्टर साहब, ये एक तरफ वो इंडिया कहता है जी हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम एंड ऑफ साउथ एशिया के यहाँ पे मोन जैकब के इस आर्टिकल को देखें, मैं इनको वैल्यू इसलिए देता हूँ, इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, इज आर्टिकल्स, ही गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द सिस्टम। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि एंड ऑफ साउथ एशिया भी है। देखिए, जो ये इस किस्म की आवाज़ें हैं जी, ये एक किस्म के अल्टरनेटिव्स दे रही हैं इंडिया को। ओके। इसका जो पहला मतलब जो है ना कि नेबरहुड पॉलिसी जो है ना वो नाकाम हो गई है। जब आप कहते हैं कि साउथ एशिया को छोड़ दो जी, तो आप एक एलिमेंट ऑफ डिफीट है जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, आप फेल हो गए बांग्लादेश में हसीना वाजिद को मेंटेन करने में, एक पार्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली। आप नेपाल को चाइना के करीब न जाने से रोकने में नाकाम हो गए। यहाँ तक कि भूटान जो कि टोटली आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, जिसका पोस्ट ऑफिस तक आप चलाते हैं, वो भी चाइना की तरफ देख रहा है, ठीक है। बर्मा बहुत अरसे से
चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर है। श्रीलंका जो है वो अपने मेजर पोर्ट उसको दे चुका है और अब 90 इयर्स के लिए उसको सेल कर चुका है। मालदीव ने आपको घर से निकाल दिया है, ठीक है ना। तो नेबरहुड पॉलिसी तो नाकाम हो गई ना। पाकिस्तान के साथ आप कुटी करके बैठे हुए हैं, कैसी तो गल नहीं करनी है, बोलना नहीं है, तो नेबरहुड पॉलिसी तो नाकाम हो गई ना। तो उसके बाद क्या करना है, ये बात का इशू जो है वो किया जा रहा है। जहाँ तक मैरीटाइम है, इंडिया डेफिनेटली अपनी एक ब्लू वाटर नेवी जो है वो डेवलप कर रहा है। लेकिन क्या ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि इनोवेटिवली चीज़ों को हैंडल किया जाए, वो बैरूनी ताकतों को बुला के, तो इसका मतलब है कि जो पुराना इंडिया का जो है कॉन्सेप्ट है अपना, वो गिव अप करने जा रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। देखिए, आप अगर अमेरिका के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके अपने मसाइल हल करेंगे तो पाकिस्तान का तजर्बा आपके सामने है। आप इंटरनेशनल इश्यूज में इंटेंगल होंगे। आप जो इंडो पैसिफिक में ज़्यादा एक्टिव होंगे तो आप चाइना, जापान, अमेरिका के जो मसाइल वहाँ पे हैं और जिस तरह से वहाँ पे रीआर्मामेंट हो रही है और मुसलसल होती चली जा रही है, आप उसमें इंटेंगल हो जाएंगे। हमारा एक्सपीरियंस आपके सामने है। हम अफगानिस्तान में हम करने गए, हम इंटेंगल हो गए। हमने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ किया, सोवियत यूनियन ने हमें न्यूक्लियर टारगेट पे रख लिया, ठीक है ना। तो हम इवन मिडिल ईस्ट में हमारा देख लीजिए, हम कंजर्वेटिव अरब्स के साथ खड़े हुए रेडिकल अरब्स हमारे ख़िलाफ़ हो गए, ठीक है ना। आज भी हमें मसाइल हैं उन सब के साथ। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप इंटेंगलमेंट तो होगी। आपको अभी फ़लस्तीन के इशू पे, इंडिया हमेशा से फ़लस्तीन के इशू पे खड़ा रहा है। यासर अरफात साहब जो थे वो कराची में नहीं रुकते थे, बल्कि उसको क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाते थे, ठीक है ना। वो इंडिया जो है अब फ़लस्तीनी इशू के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो प्राइस फिर आपको पे करनी पड़ेगी, इंटेंगलमेंट का शिकार होना पड़ेगा। अफ्रीका के अंदर जाएंगे तो अफ्रीका के मसाइल होंगे, मिडिल ईस्ट के अंदर जाएंगे तो मिडिल ईस्ट के मसाइल में इंटेंगल होंगे। अगर आप यहाँ के इंटेंगलमेंट से बचेंगे तो उनके इंटेंगल्स में फंस जाएंगे और साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको लूज़ करेंगे। जहाँ तक इंडियन पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, मैं इन ख्यालात से हट के अगर कहूँ, इंडिया अभी तक अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बड़ा जेलसली प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देख लीजिए कि उसने एशिया पैसिफिक में अमेरिकन प्रेशर के बावजूद जो है जॉइंट पेट्रोलिंग नहीं की, ठीक है ना। उसने अपनी जो इंडमान विंग है अपने नेवी का, वो ज़्यादा डेवलप नहीं किया, ठीक है ना। और अभी तक वो एंटी चाइना जो कैंपेन है उसका पार्टी नहीं बना। तो पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ठीक जा रहा है। ये सजेशंस दी जा रही हैं, ये उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जो बात की जा रही है कि अब हम एंड ऑफ साउथ एशिया है, इसका मतलब ये है कि जो एक नई ग्लोबल आउटलुक आई जिसमें इंडो पैसिफिक को, फॉर एग्जांपल वो शिंजो एबे जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में खिताब किया, फिर अब अमेरिकन से इंडो पैसिफिक में आ गए, फिर पूरी दुनिया ने इंडो पैसिफिक में, सब ने कहा हमारा इंडिया पार्टनर है। कनाडा ने भी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन बनाई, जर्मनी ने, फ्रांस ने, सब ने उनको इंडो पैसिफिक पार्टनर बना लिया। तो आपको ये भी लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं इनके लिए शायद ऑप्शंस हैं, ये अपने आप को पिच करना चाह रहे हैं कि हमें इंडो पैसिफिक के लेंस से देखें, हमें अफ्रीका में देखें, हमें बड़े लेंस में देखें, ताकि हमारी जो एक आइडिया जो है वो फ्लो करे और हम इस खत्ते से हमारा कोई वो लेन देन नहीं है। हालांकि ज़रा इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि जो इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल तो इस खित्ते के इश्यूज़ के साथ है। जैसे पाकिस्तान जो है इस अ डोमेस्टिक इशू, इस अ फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं हम कहते जी ये। तो ज़रा इस पर ज़रा बात अगर दो हिस्सों में तकसीम कर लें। पहले इससे में चले कि ये इंडो पैसिफिक को देख के ये सोच रहे हैं कि यार हमारा यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, तो आप ज़रा बड़े पैमाने पे जाके इस दिस द रीजन। पहले मेरे ख्याल में ये एकेडमिक आज़ादी का इजहार है, ओके, और एक मशवरे दिए जा रहे हैं। ओके, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी तक जो इंडियन पॉलिसी है जी वो इन लाइंस पे नहीं डेवलप हो रही है। ओके, इंडिया अभी तक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है वो मेंटेन कर रहा है।
दूसरा जो है, देखिए टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, हम समझते ये हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट हो रही हैं। देखिए ईरान जो है वो मिसाइल मारता है, इजराइल तक चले जाते हैं, इजराइल वहाँ से ईरान को हिट कर रहा है। इसी तरीके से अमेरिका जो है वो अपने घर में बैठ के अफगानिस्तान को मॉनिटर कर रहा है। अगर टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से देखा जाए तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप इस किस्म की कंस्ट्रेंट से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो उस रेफरेंस से तो आप देखें कि आप जैसे जैसे अपने मैरीटाइम फैसिलिटीज़ को डेवलप करते चले जाएंगे, आप दूर दराज के इलाकों तक अपना इन्फ्लुएंस जो है वो फैला सकेंगे। ठीक है ना। आप अपने इकोनॉमिक मार्केट को सर्च करेंगे। इंडिया इस वक्त मेजर इन्वेस्टर है अफ्रीका के अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा नंबर है। अमेरिका, चाइना, अगर यूरोपियन यूनियन दरमियान में है तो, वरना जो है इंडिया मेरे ख्याल में तीसरा है। बड़ा इन्वेस्टर है जो कि अफ्रीका के अंदर है। इसी तरह से लैटिन अमेरिका के अंदर इंडियन डायस्पोरा भी जा रहा है और इंडियन इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। तो जहां आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है वहां आप उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मसल्स भी तैयार करते हैं। तो उस रेफरेंस से तो आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए इंसेंटिव है फ्यूचर में, जब उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाए कि वो मसल्स जो हैं वो रिक्वायर हो जाए, उसके बगैर जो है उन इन्वेस्टमेंट्स की प्रोटेक्शन नहीं की जा सकती हो। लेकिन इंडिया, चाइना, सबका इंटरेस्ट इसमें है कि एक रूल बेस इंटरनेशनल सिस्टम बने जिसके अंदर इस किस्म के मसल्स की ज़रूरत ना हो। वरना मतलब देखें कि चाइना की भी अभी अगर आप देखें कि जो ग्लोबल मिलिट्री पोस्ट हैं वो 4-5 हैं जी। अमेरिका की जो है 760 के 70 के करीब है। तो आप अमेरिका का मुकाबला करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा दोनों मुल्कों को, मेजर मुल्कों को। तो इसलिए एक तो मेरे ख्याल में जहाँ तक ग्लोबली देखने की ज़रूरत है, उसके लिए मेरे ख्याल में जो कंस्ट्रेंट्स हैं जोग्राफिकल वो कोई इतनी रेलेवेंट नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल रेलेवेंट होगा और इंडिया है रेलेवेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि आप ज्योग्राफी से निकल भी नहीं सकते। ये अभी तक यही है। हम इतना नहीं कर सकते कि अपने पोर्शन को यहाँ से उठा के किसी और जगह रख लें, वो पोर्शन वहीं पे है। बारिशों का सीज़न है, इंडिया भी यही बादल जाएंगे। हाँ, स्मोक का सीज़न आएगा, इंडिया से स्मोक इधर आएगी। तो इसलिए आप ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। जो नई जियोपॉलिटिक्स है वो एक अमेजिंग किस्म का आप कह सकते हैं कि मिक्सचर है कॉग्निशन का और फिजिकलिटी का, कि आप कॉग्निटिवली किसी के करीब हैं, ठीक है ना, और उसके साथ आपके ताल्लुकात बन रहे हैं। जैसे कनाडा आजकल EU के साथ बना रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ ख़त्म हो रहे हैं अमेरिका में वो यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहा है फिर, ठीक है ना। तो कॉग्निटिवली ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ फिजिकलिटी भी है। आप फिजिकलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इग्नोर कर सकते होते तो इंडिया CPEC को सीरियस ना लेता, ठीक है ना। हम इंडिया का जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है उसको सीरियसली ना लेते, ठीक है ना। तो इसलिए फिजिकलिटी तो बिल्कुल है, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। समवेयर हम इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ आगे चलेंगे और इंडिया भी उसी तरह से चल रहा है। पॉलिसी के लिहाज से इंडिया अभी तक उसी तरह से चल रहा है। थिंकिंग्स ये हैं और ये थिंकिंग्स जो हैं वो इंडिया को पुश कर रही हैं अमेरिकन कैंप के करीब जाने के, ठीक है ना। मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर जिस तरीके से रशिया के साथ उसका ताल्लुक था कि उसको उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करने दिया ज़्यादा, वो अमेरिका के साथ इस किस्म का ताल्लुक बनाना चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें हेल्प करे, उनके साथ कोऑपरेट करे, उनके साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया को उस तरह की से ट्रीट ना करे जिस तरह से इस वक्त यूरोपियन यूनियन को कर रहा है, ठीक है ना। या जो पाकिस्तान बहरहाल छोटा मुल्क था, उसको हमारा जो अमेरिका के साथ एक्सपीरियंस है उस तरह का एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन अमेरिकियों की भी अपनी आदतें हैं,
جی ٹھیک ہے نا. ان کی محبت میں بھی بہت سارا تشدد ہے تو اس لیے اس کو سکپ کرنا بہت مشکل ہے, اس کو بہت سکپ کرنا مشکل ہے. آپ دیکھیں نا مودی صاحب ایک کو وہاں پہ اچھا ٹریٹ بھی کیا گیا, ساتھ انڈینز جو ایلیگل آئے ہوئے تھے ان کو نکال بھی دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو دونوں کام کیے. تو اس لیے میرے خیال میں انڈیا کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی. آپ کسی سمپلسٹک ایک ٹرم میں نہیں جا سکتے. جو دنیا آ رہی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہوگی, ٹھیک ہے نا. بہتر یہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بنائیں. یہ صرف انڈیا کی ضرورت نہیں ہے, ہماری انڈیا سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں. ساؤتھ ایشیا کے باقی ملکوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں. تو ایک ضروری نہیں ہے کہ کوہرجن کے ذریعے سے یہ تعلقات بہتر بنائے جا سکیں. ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے اس کو اگر فرنٹ پہ رکھا جائے تو بہتر ہو سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تھا سوال سر؟ یہ میں جو سوال کرنے لگا تھا, یہ جو بی جے پی والا سوال کرنے لگا تھا, اس کی آپ بات کر رہے تھے. ہاں, اس میں یہ سوال کرنے لگا تھا جو بی جے پی ہے فار ایگزامپل, جو رولنگ پارٹیز ہیں, وہ تو اس خطے کی سیاست جو ہے ان کی سیاست, اس خطے کی سیاست فار ایگزامپل بنگلہ دیش کو دیکھ کے یا دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. جی, بی جے پی جو ہے اس میں ایک ویسٹ اورینٹیشن تو شروع سے ہے. دیکھیں نا, جو رائٹ ونگز تھے یہ شروع سے کیپٹلسٹ سسٹم اور یورپ کے اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے. کانگریس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے لیفٹ ونگ کی طرف تھی اور سوویت یونین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا رہی تھی. لیکن سوویت کولیپس کے بعد میرے خیال میں دونوں کی آلموسٹ سیم پالیسی ہے کہ ہم نے ویسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ کیا نیبرز کے ساتھ, دیکھیے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا ٹرسٹ کا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہم دونوں کا ٹرسٹ کا ہے. پاکستانی 71 کے بعد انڈیا کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. پاکستانی 71 کے بعد انڈیا سے مسلسل جو ہے خطرہ فیل کرتے ہیں. انڈیا اگر ہمیں کہے بھی کہ ہم سے خطرہ فیل نہیں کرنا, ہم تب بھی کریں گے, کیونکہ ہم ایک دفعہ انڈیا کی وجہ سے پارٹیشن ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں انڈیا کو تھوڑا سا اس معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ کیسے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے بغیر سینٹرل ایشیا تک آپ کو لینڈ روٹ نہیں ملے گا. بہت ساری اپرچونٹیز جو ہیں انڈیا پاکستان دونوں مس کر رہے ہیں. مثلا ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو بننی تھی, انڈیا اس میں سے اسی لیے بیک آؤٹ کر گیا کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے سینٹرل ایشیا سے ریسورسز جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم مل کے کام کریں. ہم چونکہ مل کے کام نہیں کر رہے, تو آپ دیکھ لیجئے تائپی کا منصوبہ جو ہے وہ ہمارا کام نہیں کر رہا. ہم جو گیس پائپ لائن سے لے کے آئل پائپ لائن بنانا چاہتے ہیں, ایون جو ہم بجلی کے ایشوز حل کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ نہیں کر سک رہے, کیونکہ دیکھیں نا پاکستان کی مارکیٹ سے آگے بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو اس تک ایکسیس نہیں ہو رہی. اسی طرح اس بہت بڑی مارکیٹ کی جو ہے پاکستان کے رستے سے سینٹرل ایشیا کو, یورپ کو, مڈل ایسٹ کو ایکسیس نہیں ہو رہی. تو ڈیمیج تو ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں انڈیا کی اس وقت کی جو ایلیٹ ہے انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو آؤٹ سائڈرز ہیں, مسلم جو ہیں, ان کو پہلے نپٹا جائے. آپ دیکھیے جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ تھا اس میں سنگل آؤٹ کیا گیا تھا مسلمان ملکوں کو, جس میں افغانستان بھی شامل تھا. انٹرسٹنگلی انڈیا کا جو اپروول ریٹنگ ہے وہ کسی ساؤتھ ایشیا کے ملک میں بہتر نہیں ہے ایکسیپٹ افغانستان.
افغانستان میں انڈیا کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ 70-72% تک ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ اس کو بھی شامل کر گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں جو آئیڈیالوجیکل لینزز سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ تو ان کا وہی ہے کہ مسلم ہندو کے ریفرنس سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش وہی ہے میرے خیال میں ان کی بھی کہ کسی طریقے سے ساؤتھ ایشیا کو سکپ کیا جائے, پاکستان کو سکپ کیا جائے, بتایا جائے پاکستان کو کہ یار یو آر ناٹ ریلیونٹ. اور اس میں جو پالیسی کے اندر جو جسے آپ کہنا کانٹینٹ جو ہے یا جو پاکستانیوں کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں پین ہے, جب پاکستان کو کہتے ہیں نا تو یو امپورٹنٹ نہیں ہو, تو پاکستانیوں کے لیے ایک پین ہے کہ ہمیں ریلیونٹ سمجھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہم اگر ساؤتھ ایشیا میں ایکول پارٹنر نہیں ہیں تو جونیئر پارٹنر تو ہے نا, ساؤتھ ایشین اسٹیٹ سسٹم ہے. تو فیکٹ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پین ہوتی ہے, لیکن جب انڈیا کہتا ہے تو اس کے پاس بڑی سالڈ ریزن ہے. ہم پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں, اکنامکلی ہم ایک بہت ورسٹ اپنے فیز سے گزر رہے ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ 350 بلین کے قریب ہے اور انڈیا کی 4 ٹریلین ٹچ کر رہی ہے. میں نے کہ کوئی تقریباً 12-13 گنا زیادہ بڑی اکانومی بن گئی ہے. اور اگر ہم صرف اپنے سائز کے مطابق ہی واپس آنا چاہیں تو ہمیں تقریباً 1 ٹریلین کی اکانومی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نہیں ہیں. تو یہاں تک تو انڈیا کا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک ٹربل لینڈ ہے دائیں بائیں, جو پاکستان ہے ایک ٹربل لینڈ ہے. یہاں سے ان کے لیے کشمیر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کے لیے اسٹریٹجک مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب بنگلہ دیش بھی ان کے لیے ٹربل لینڈ ہے کہ وہاں پہ وہ حسینہ واجد کو بار بار مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. عوامی سطح پہ کوئی حالات بہتر نہیں ہیں. اکنامک اپرچونٹیز بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے. نیپال کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, اکنامکلی انہوں نے کیا دینا ہے انڈیا کو. تو بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ یورپین یونین کی مارکیٹ ہے, امریکہ کی مارکیٹ ہے, فار ایسٹ کی مارکیٹ ہے. تو ان تک پہنچنے کے لیے ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا, نہ پاکستان کی ضرورت ہے نہ کسی اور ملک کی ضرورت ہے. آپ ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ تک پہنچ گیا, ورنہ ایک وقت میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ہمارا ایکسکلوزیو رائٹ ہے مڈل ایسٹ, خاص طور پہ گلف کی جو مارکیٹس ہیں. لیکن اب میرے خیال میں انڈیا ہم سے بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں اس میں ایک انسینٹیو کا ایلیمنٹ تو ہے کہ ساؤتھ ایشیا کو اگنور کرو اور باہر نکل جاؤ, اور وہ انڈیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اکنامکلی کر رہا ہے, اسٹریٹجیکلی نہیں کر سکتا. اسٹریٹجیکلی ابھی بھی باگ ڈاؤن ہے. وہ جو لفظ انہوں نے کہا کہ ہم باگ ڈاؤن ہیں, ڈیفینیٹلی باگ ڈاؤن ہے. اور وہ اس وقت تک باگ ڈاؤن رہیں گے جب تک کہ جو ہے نا اسٹریٹجک ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کشمیر کو ریزالو نہیں کریں گے, چلیے کشمیر مکمل طور پہ ریزالو نہیں ہو سکتا, آپ ریکگنائز تو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. ایک ایشو ہے, آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے, ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے, اس کو کسی طرح سے دائیں بائیں کریں. ٹھیک ہے نا. وہاں کے لوگ مسلسل ایک 40 سال سے وہ بیچارے جو ہیں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی زندگیوں میں کچھ آرام آنا چاہیے. تو جب تک اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں ان کو, کشمیر خیر چھوٹا ایشو نہیں ہے, کشمیر تو میجر ایشو ہے, لیکن باقی بہت سارے چھوٹے ایشوز ہیں. اگر اس کو ریزالو کیا جائے تو آپ ساؤتھ ایشیا کو پیسفل بنا لیں گے. جب آپ پیسفل بنائیں گے تو بہت سارے لینڈ روٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آپ یہاں سے ڈائریکٹ یورپ جا سکتے ہیں, آپ یہاں سے ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا اور رشیا جا سکتے ہیں, آپ چائنا جا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے بڑا میجر انسینٹیو ہے کہ اگر آج ہماری ٹریڈ ہو تو ورلڈ بینک کا ہے کہ ہم 38 بلین سے 40 بلین تک جو ہے ہماری ٹریڈ جا سکتی ہے. اس وقت میرے خیال میں 3-4 بلین ہے جو انڈائریکٹ ہماری ٹریڈ ہوتی ہے. تو انسینٹیوز ہیں دونوں صورتوں میں, انڈیا کے لیے انسینٹیوز ہیں. لیکن انڈینز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے چونکہ پاکستان ٹربل میں ہے, تو ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ
नई रेड लाइंस पाकिस्तान से एक्सेप्ट करवा सकते हैं कि जो हमने कश्मीर में किया है वो मान जाओ, ठीक है ना, हमने कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया, अब ये हमारा डोमेस्टिक इशू है, आप मान जाएं कश्मीर को गिव अप कर दें, प्रॉबेबली पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ठीक है। दूसरा एक्सेप्ट कर जाएं कि दिल्ली से साउथ एशिया की पॉलिसी बनेगी, प्रॉबेबली हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपनी ऑटोनॉमी को हम भी जेलसली गार्ड करते हैं और हमने भी बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, हम मुसलसल दे रहे हैं और हम उसे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो इंडिया का है ना कि कमज़ोरी के वक्त में इनसे कुछ चीज़ें मनवा ली जाएं, मेरे ख्याल में उस वजह से वो जो कुटी वाला माहौल है वो सही नहीं चल रहा, ठीक है ना। लेकिन आगे जाके देखते हैं इसमें क्या तब्दीली आती है। लेकिन एट द मोमेंट इंडिया के लिए इंसेंटिव है कि आप साउथ एशिया के ममालिक जो ट्रबल हैं उनको इग्नोर करें और आप डायरेक्ट ट्रेड करें, मैरीटाइम ट्रेड करें इन बड़ी मार्केट के साथ। लेकिन अगर आप अपने घर में फेल हैं जी तो आप बाहर कैसे सीरियसली लिए जाएंगे, ये क्वेश्चन इंडिया को हमेशा से हॉट करता रहेगा। इस किस्म की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जिसमें ये है कि आप साउथ एशिया को स्किप कर दें, कर दीजिए, आप वहाँ चले गए, वहाँ पे जब भी आप किसी भी स्ट्रेटेजिक टेबल के ऊपर बैठेंगे आपकी टांग खींचने के लिए साउथ एशियन मुल्क सब वहाँ हाजिर होंगे। लेकिन सर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है ना कि वो कहेंगे, वो दुनिया को जाके क्या बताते हैं, वो कहते हैं देखिए जी हाफ ऑफ द टाइम तो पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम रहा है, आप जो है डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं, वो डिक्टेटर हैं, हम तो डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ये आइडियाज़ है जो दुनिया के सामने बात करते हैं। जब वो बांग्लादेश जाएंगे वो कहेंगे जी वहाँ तो एक पैनिक है, वहाँ तो एक क्योस है, हमें तो बेसिकली अपने आप को सिक्योर करना है और सिक्योर करने के लिए खित्ते से बाहर जाना ज़रूरी है। हम देखें श्रीलंका हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, हमने मालदीव्स को ये दिया, श्रीलंका की हमने इकोनॉमिक रिवाइवल में सपोर्ट, अब इंडियन माइंडसेट से बात करें। नहीं, मैं आपकी बात इत्तेफाक कर रहा हूँ। मसला ये है कि आपने दुनिया को कन्विंस नहीं करना, आपने ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखना है। हम पिछले 70 साल से मुसलसल एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान में बैठ के हम साउथ एशिया को इंटरप्रेट ही इंडिया पाकिस्तान करते हैं और इंडिया दिल्ली में बैठ के साउथ एशिया को इंटरप्रेट ही एस इंडिया करता है जी, ठीक है ना। और जो ये क्लेम किया जाता है कि हम सक्सेसर हैं टू इंडियन सिविलाइजेशन, मेरे ख्याल में ये भी पार्शियल क्लेम है। इंडिया अकेला जो है वो सक्सेसर नहीं है इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडो मुस्लिम सिविलाइजेशन का, हम भी हैं, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। जो है ना ये ब्रिटिश इंडिया नहीं है, यस, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो गया था, ये खुद रिकग्नाइज आप वो कर रहे हैं कि इंडिया छोटा है, यस, ठीक है ना। ये छोटा इंडिया के बाकी हिस्से हैं जो कि इंडियन सिविलाइजेशन को, इंडियन हिस्ट्री को क्लेम करते हैं। हमारा उतना ही क्लेम है इंडिया सिविलाइजेशन के ऊपर जितनी दिल्ली में बैठे हुए किसी शख्स का क्लेम है, ठीक है ना। जितने भी वो क्लेमेंट केस जो है ना जिसे कहते हैं आगाज़ के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं, अशोका जी हमारे पास हैं, ठीक है ना। इंडस वैली ये है, अगर आर्यस कभी आए थे तो यहाँ आए थे, यहाँ से आके गए थे। तो इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन हमारी भी उतनी है जितनी उनकी है, तो इसलिए कोई मतलब है स्टोरी बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें इक्वल पार्टनर्स के तौर पे लेना है। हम घर हैं, घर मुख्तलिफ डिवाइडेड है। आप कह दीजिए बाहर जाके कि बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो जो यहाँ पे आएगा इन्वेस्टर वो जमा तफरीक करके आएगा कि इनके जो है ना पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में उन्हें पता है कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा उसको दिल्ली जाने के लिए पहले दुबई जाना पड़ेगा, उसको बम्बे जाने के लिए पहले दुबई जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बम्बे में आएगा उसको भी पता है कि पहले दुबई जाएगा, फिर इस्लामाबाद आएगा, कराची आएगा।
یا نیکسٹ ٹائم گوادر میں جائے گا. جیسے جیسے پاکستان سٹیبل ہوتا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جائے گا. جہاں تک ملٹری رجیم کا اٹس اے فیکٹ، ہمارے ہاں ملٹری رجیمز رہی ہیں. ہمارا ابھی بھی سسٹم ہائیبرڈ ہے. ہم ہائی وے پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں. ہم زیادہ انسیکیور ہیں کمپیئر ٹو انڈیا. انڈیا کو خطرات نہیں ہیں وہ والے، کیونکہ وہ خطرات ہم فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو افغانستان سنٹرل ایشیا سے جو بھی تباہی آتی ہے وہ پہلے ہمارے اوپر آتی ہے. دوسری سائڈ سے بھی جو آتی ہے فزیکلی، جب بھی ساؤتھ ایشیا کی جو سیکورٹی پینیٹریٹ ہوئی وہ ہماری طرف سے ہوئی. ہم ڈیفینڈر ہیں ساؤتھ ایشیا کے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا مضبوط ہونا ضروری ہے. یہ انڈیا کے فیور میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں اور ایک مضبوط پاکستان ہو، تاکہ اس کو بھی ویسٹرن سائڈ سے پروٹیکٹ کیا جا سکے. ہمارے بغیر ویسٹرن سائڈ ساؤتھ ایشیا کی پروٹیکٹ نہیں ہو سکتی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی شیئر ہولڈر ہیں تو ہم ساتھ پلیٹ میں کچھ لے کے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم سیکیورٹی لے کے آ رہے ہیں. ہم نے انڈیا نہ مانے لیکن ہمارے اس خطے نے انڈیا کو منگولوں سے بچایا، ٹھیک ہے نا. انڈیا کو سوویت یونین سے بچایا کیونکہ ہم نے افغانستان میں اس کو روکا. ورنہ سوویت یونین اگر پاکستان میں آ جاتا تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی آگے سے انڈین کیپٹلسٹ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ان کے کولیبریٹرز تھے، ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم جب آ رہے ہیں تو ہم خالی پلیٹ آ رہے ہیں. ہم اپنی پلیٹ میں کچھ لے کے آ رہے ہیں اور ہم انڈیا کو اس پلیٹ میں دے سکتے ہیں. تو باہر کی دنیا کو آپ جو مرضی کہتی رہیے، باہر کی دنیا آپ کو ریکگنائز نہیں کرتی. باہر کی دنیا ہمیں کیوں سنتی ہے پاکستان کو؟ اگر وہ سارا انڈیا کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں تو پھر پاکستان کو کیوں سنتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ تو باہر کی دنیا کو بھی وہی سلوک کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. امریکہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، چائنا کرتا ہے، رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جاپنیز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر کوئی گڑبڑ ہے تو ہمارے اندر ہے. جس دن ہم نے اپنا اندر ٹھیک کر لیا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے باہر کی دنیا کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان میں اگر کبھی بھی کانفلکٹ ہوگا تو اس سے چاہے آپ کی بمبے میں کمپنی ہو یا آپ کی کراچی گوادر میں کمپنی ہو، ڈیمیج ضرور ہوگی. تو اس لیے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ باہر ایک ڈائیلاگ کے لیے تو ساری سٹوری چل سکتی ہے، لیکن جب بھی کوئی اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کرنا بیٹھے گا وہ پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا. ہم اسٹریٹجکلی زیادہ امپورٹنٹ پلیس پہ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک پلیس ہے ہمارے لیے کوئی بڑی بلیسنگ ہو. ہمارے لیے ہسٹری میں قرض کے طور پہ بھی رہی ہے، لیکن ہے انفارچونیٹلی، اور یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس پوائنٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ باہر جا کے آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی عقل بھی ہے. انڈیا کی جو امپورٹنس ہے بالکل ہے. اٹس اے بگ کنٹری، ہیوج مارکیٹ، سکسیسفل اکانومی، اور میرے خیال میں تیسری دنیا کے جو بھی کالونیز آزاد ہوئیں، انڈیا یونیک ہے کہ اس نے ڈیموکریٹک آرڈر کو اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. اور یہ نہیں کہ اس کو کوئی میجر نقصان ہوا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. آپ دیکھ لیجئے بی جے پی اس دفعہ تقریباً الیکشن ہار گئی، ہار سکتی تھی، تقریباً ہار سکتی تھی، اور 10 سال کے بعد ان کا یہ ہوا ہے. دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو وہاں افراتفری ہوتی. انڈیا از اسٹیبل.
تو انڈیا کے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سٹیبل ہیں, وہ اس کے لیے ایسٹ ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. تو جب انڈیا یہ آرگیو کرتا ہے تو میرے خیال میں اس میں ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہے کہ پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی ہے, لیکن بہرحال پاکستان ہے اور اسی پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امریکی بھی ہمارے اسی پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, چینی بھی اسی پاکستان سے ڈیل کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مجیب افضل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے ٹائم نکالا اس آرٹیکل کو جو ہے وہ ہم نے انرتھ کرنے کی کوشش کی. آپ نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ بیسیکلی یہ جو اینڈ آف ساؤتھ ایشیا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں, کیوں جو بھارت کی جو ایکیڈیمک کمیونٹی ہے یہ کیوں اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہے. ان سوالوں کے جواب دینے کی ڈاکٹر مجیب افضل صاحب نے کوشش کی. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بہت شکریہ.